आज हम शुरू करते हैं अपने नए विषय को, जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इस विषय में हम जो बातें पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले तो हम जो देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, अर्थ क्या है, इसकी नेचर यानी कि प्रकृति क्या है, स्कोप यानी कि इसका विषय क्षेत्र क्या है, क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ाई जाती है, और इम्पोर्टेंस यानी कि इस विषय को हम क्यों पढ़ते हैं, क्या महत्व है हमारा इस विषय को लेकर। तो ये सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर हम एक डिसिप्लिन के रूप में कैसे ये डेवलप हुआ, बहुत ही एक नया विषय है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद विद्वानों की इसमें रुचि बढ़ी कि देशों के बीच संबंधों को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा जाए, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसकी प्रकृति में काफ़ी चेंज आया, नए नए राज्य उदय हुए, कोल्ड वार का हुआ, दो नई नई विचारधाराओं को लेकर जो संघर्ष चला था, डीकोलोनाइजेशन की वजह से नए नए राज्य जो हैं वो अस्तित्व में आए थे और उन्होंने आपस में संबंध बनाने शुरू किए थे, कई तरह के तनाव रहते थे, तो उनको हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसके बाद फिर हमारी जो सिलेबस और 4 यूनिट्स में बटा हुआ है। पहले में ये डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर और इम्पोर्टेंस और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। दूसरे में हम इसकी अप्रोच, जो इस विषय को पढ़ने के लिए कौन कौन सी अप्रोच से पढ़ाया जाता है, जो थ्योरीज हैं, जिसमें 4 अप्रोच हम मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे। आइडियलिस्ट अप्रोच, रियलिस्ट अप्रोच, सिस्टम अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच। और फिर अगले उसके बाद फिर नेशनल पावर, इंटरनेशनल लॉ, मोरालिटी और वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन के बारे में। और फिर आखिरी यूनिट जो हमारी होगी वो बैलेंस ऑफ पावर और कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में रहेगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको चलेंगे। आज का जो हमारा विषय है, सबसे पहले हम इस विषय को जान लेते हैं कि आखिर इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, कैसे इसको पढ़ते हैं, कौन कौन सी इसकी मेथोडोलॉजी है, अप्रोच है, क्या इसमें पढ़ते हैं, यानी कि इसका स्कोप क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें लिए जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, और फिर क्यों पढ़ते हैं। तो क्यों का मतलब है कि इस विषय का व्हाई, हम इसको विषय को क्यों पढ़ते हैं। क्यों का मतलब है कि इस विषय की इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है, क्योंकि बगैर इम्पोर्टेंस तो किसी चीज़ को पढ़ाया नहीं जाता, एक विषय के रूप में डेवलप नहीं होता। तो इसकी सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इंटरनेशनल रिलेशन क्या है। कुछ तो इसका नाम से स्पष्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि राज्यों के, राष्ट्रों के बीच में जो संबंध, जैसे देश के अंदर हम स्टेट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो प्रांतों के बीच में संबंध या सरकारों के बीच जो देश के अंदर जो राजनीति चलती है, इसी तरह की कुछ राजनीतिक कुछ संबंध जो हैं वो देश को दूसरे देशों से बनाने पड़ते हैं। कुछ उसकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, कुछ उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। तो जिस वजह से आज कोई भी देश आइसोलेशन में नहीं रह सकता, अलग थलग नहीं रह सकता कि उसका किसी से कोई संबंध ना हो। सभी देशों को कम या ज़्यादा दूसरे देशों से संबंध बनाने पड़ते हैं, अपने देश के हितों की रक्षा के लिए या हितों की वृद्धि के लिए। तो इसी तरह जब देश आपस में संबंध बनाएंगे, सभी अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो उनमें कुछ तनाव भी आएंगे, कुछ झगड़े भी होंगे, कुछ सहयोग भी बढ़ेंगे। तो जो भी उनके बीच में तनाव होता है, कन्फ्लिक्ट होता है या डिस्प्यूट होता है, या फिर उसके बीच में जो सहयोग होता है, वो सारी बातें हम इसमें पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। कई मिलते जुलते नाम हैं जो हम आगे पढ़ेंगे भी, खासकर इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है। कई नामों से एक दूसरे से इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, ग्लोबल पॉलिटिक्स
वर्ल्ड अफेयर्स या इंटरनेशनल अफेयर्स। तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन हम मुख्य रूप से जो ज़्यादा नाम चलते हैं या तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोल देते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस बोल देते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नाम से स्पष्ट, उसमें पॉलिटिकल रिलेशन पर ही मुख्य रूप से फोकस होता है। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन का भी, जैसा कि हंस मार्गेंथो ने बताया है, कि मेन जो पोर्शन है, मेन फोकस होता है, चाहे नाम इसको इंटरनेशनल रिलेशन ही दे दें हम इसको, लेकिन हम पढ़ते इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही ज़्यादा है। जैसा कि ये विषय भी पॉलिटिकल साइंस का एक विषय है, लेकिन इसमें इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा वाइडर हो जाता है, ज़्यादा फैला हुआ विषय बन जाता है इसे। उसमें इकोनॉमिक रिलेशन, कल्चरल रिलेशन, सोशल रिलेशंस, ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन इन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण फिर भी पॉलिटिकल रिलेशन ही ज़्यादा इसमें कवर किए जाते हैं, उन्हीं पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो कई विद्वानों ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है कि आखिर इंटरनेशनल रिलेशन क्या है। उन परिभाषाओं से भी हम कुछ स्पष्ट कर पाएंगे कि आखिर ये विषय क्या है। सबसे पहला जो है, चार्ल्स श्लाइचर, प्रोफेसर चार्ल्स श्लाइचर ने जो कहा है, उसका कहना है कि रिलेशन अमंग स्टेट्स, यानी कि राज्यों के बीच में। और जैसा कि आपको पता है कि स्टेट शब्द पॉलिटिकल साइंस में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट शब्द हम एक सॉवरन कंट्रीज के लिए यूज करते हैं। जैसा कि पॉलिटिकल थ्योरी में आप पढ़ते हो कि स्टेट क्या है, तो उसके 4 एलिमेंट होते हैं। एक तो होता है तो फिक्स टेरिटरी होता है, एक उसकी पॉपुलेशन होती है, एक गवर्नमेंट होती है और एक सॉवरेनिटी होती है, उसकी प्रभुसत्ता होती है, यानी कि वो किसी के अधीन नहीं है। ये 4 एलिमेंट पूरे होने के बाद हम उसको स्टेट बोलते हैं। तो जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए स्टेट प्रांत के लिए यूज़ किया गया, इसको हम प्रोविंस बोलते हैं। तो एक तो यहाँ स्पष्ट है कि स्टेट एक सॉवरन कंट्रीज के लिए है। तो श्लाइचर का कहना है कि रिलेशन अमंग स्टेट्स, ये राज्यों के बीच में राजनीति है, राज्यों के बीच में संबंध है। वो संबंध जैसे हमारे दूसरे देशों के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध में हमारे दूतावास भी वहाँ पर है, पॉलिटिकल हमारे रिलेशंस भी हैं, हमारे व्यापार के संबंध भी हैं, ट्रेड भी होता है, उनसे कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, कुछ हथियारों का संबंध भी होता है, जॉइंट स्ट्रेटेजिकल रिलेशनशिप आजकल होने लगे, यानी कि इकट्ठे मिलकर स्ट्रेटेजी करते हैं या इकट्ठे सहयोग करते हैं। कुछ हम ग्रुप के सदस्य भी हैं, जैसे सार्क में पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है। तो इस तरह से जो रिलेशन स्टेट्स के अंदर होते हैं, और स्टेट्स कहने का मतलब है जो कि गवर्नमेंट, यानी कि ऑफिशियल जो होते हैं, जो सरकारें बनाती हैं, क्योंकि इसके अलावा भी संबंध हो सकते हैं। हमारे यहाँ एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप से, हमारे धर्म के ये लोगों के दूसरे धर्म के लोगों से, या एक बिजनेस ग्रुप के दूसरे देश के बिजनेस ग्रुप से भी संबंध हो सकते हैं। लेकिन श्लाइचर ने अपनी डेफिनेशन में सिर्फ स्टेट्स की बात की है कि रिलेशन अमंग स्टेट्स, राज्यों के बीच में जो भी संबंध होंगे, संबंध सारे कवर किए जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि पहला फोकस जो है, 2 चीज़ों का फोकस है। रिलेशन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, कल्चरल भी हो सकते हैं, एजुकेशनल भी हो सकते हैं। लेकिन मुख्य फोकस क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो होता है पॉलिटिकल रिलेशंस पर। ठीक है। दूसरी बात ये कि रिलेशन जो है स्टेट्स के भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स के भी होते हैं, ग्रुप्स के भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं। लेकिन मुख्य फोकस किस पर होता है, जो स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन होते हैं, या स्टेट्स का मतलब जो गवर्नमेंट्स के बीच में जो रिलेशन होते हैं, उन पर फोकस रहता है। तो एक तो ये कहता है कि राज्यों के बीच में जो संबंध होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहे जाएंगे। देश के अंदर कोई संबंध है, जैसे हरियाणा का पंजाब के साथ कोई संबंध है, तो उनको हम प्रांतों के बीच में संबंध कहेंगे, उनको हम इंटरनेशनल रिलेशन नहीं कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन दी है फिर कविंसी राइट ने। कविंसी राइट का कहना कि रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस, इसने इस डेफिनेशन से थोड़ा सा वास्ट किया है। इसने सीमित कर दिया स्टेट तक, स्टेट्स के बीच में जो संबंध है। लेकिन इसने कहा कि कोई भी ग्रुप हो सकता है, उस ग्रुप में स्टेट भी हो सकता है, कोई बिजनेस ग्रुप भी हो सकता है, कोई टेररिस्ट ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी संबंध होंगे जो मेजर इंपॉर्टेंस, जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में
यानी कि दूसरे देशों के साथ संबंधों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो प्रभाव डालते हैं देशों के संबंधों पर या देशों की राजनीति पर या उनके डिसीजंस पर प्रभाव डालने का जो क्षमता रखते हैं, उन सभी ग्रुप्स का अध्ययन जो होता है वो इंटरनेशनल रिलेशन है। तो इसमें सिर्फ स्टेट्स की बात की थी, इसने और आगे चलकर और ग्रुप्स को भी शामिल किया गया कि और सभी ग्रुप्स जो भी इम्पोर्टेंस रखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, आपसी संबंधों में, तो उनकी स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन में की जाती है। फिर एक महत्वपूर्ण नाम आता है प्रोफेसर हंस मार्गेंथो का। इसकी एक महत्वपूर्ण किताब थी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, राज्यों के मध्य राजनीति। और इसकी एक महत्वपूर्ण थ्योरी थी आइडियलिस्ट थ्योरी, जिसको हम पढ़ेंगे आइडियलिस्ट अप्रोच। जब हम अप्रोच पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अप्रोच जो आज भी जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो हंस मार्गेंथो की थ्योरी का है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। हालांकि इसमें फिर बाद में ये क्लासिकल रियलिज्म के नाम से जाना जाने लगा और फिर इसको जो चेंज किया गया उसको फिर स्ट्रक्चर रियलिज्म के नाम से, वो पढ़ेंगे जब रियलिज्म की बात आएगी उसमें। लेकिन यहाँ देखते हैं कि मार्गेंथो ने डिफाइन कैसे किया है। मार्गेंथो कहता है स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस। मार्गेंथो का मानना ये था कि जो राजनीति है इंटरनेशनल लेवल पर, जो राजनीति है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है, उसमें उसका मुख्य मकसद राज्यों का क्या होता है, वो एक तो अपने हितों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को, उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ये होता है। और नेशनल इंटरेस्ट को कैसे पूरे किए जाएंगे, क्योंकि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट तो है नहीं, अपने इंटरेस्ट खुद पूरे करने होते हैं, अपनी ताकत के आधार पर करने होते हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए उनको ज़्यादा पावर चाहिए। जितनी ज़्यादा पावर किसी देश के पास होगी, जितनी ज़्यादा शक्ति होगी, पावर का मतलब सिर्फ हथियार नहीं है, टेक्नोलॉजिकल पावर भी है, विल पावर भी है, या लीडरशिप की भी पावर है, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, या फिर अच्छे अच्छे हथियार भी हैं, या उसकी बाउंड्रीज भी है। तो सारी चीज़ें मिला के नेशनल पावर बनती है। जब सब चीज़ों का एक उचित कम्बिनेशन हो जाता है, उचित उनका मिश्रण हो जाता है, तो एक पावर के रूप में डेवलप हो जाता है नेशनल पावर। तो मार्गेंथो का ये कहना था कि सभी देश जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट नेशनल पावर से प्राप्त किया जा सकता है। तो एक किस्म से उसने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वो स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस। इसमें सभी राज्य, सभी देश अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करना चाहते हैं, और इसके लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशन, तो राज्यों के बीच में शक्ति प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष होता है, उसी को वही इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। तो ये मार्गेंथो ने कहा। मार्गेंथो ने स्ट्रगल फॉर पावर को फोकस किया था, इसने स्टेट रिलेशन को फोकस किया था, क्विंसी राइट ने सभी ग्रुप्स को शामिल किया था। अब एक डेफिनेशन हम और कर लेते हैं हार्टमन की। हार्टमन कहता कि इंटरनेशनल रिलेशन में किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, फोकस्ड अपॉन द प्रोसेस बाय विच स्टेट एडजस्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट टू दोज ऑफ अदर स्टेट्स। यानी कि हम उस प्रोसेस पर फोकस करते हैं जिस प्रोसेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो देश हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि सभी अपने नेशनल इंटरेस्ट पूरा करना चाहते हैं, और उनमें कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट भी होता है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन भी होता है कि वो भी अपने पूरा करना चाहता है, दूसरा भी पूरे करना चाहता है। तो उसमें सभी सारे देश इस बात के लिए लगे हुए हैं कि अपने नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, अपने राष्ट्रीय हितों को जितना ज़्यादा पूरा कर सके उतना पूरा करें, ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके लिए फिर इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है कि एडजस्ट करने, भाई उसमें सारे तो हो नहीं सकते क्योंकि दूसरे के भी हित पूरे होने हैं, तो इसलिए अपने हित एडजस्ट करना है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम उसी चीज़ की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से देश दूसरे देशों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो हमने बताई ये 4 डेफिनेशंस
इनसे इसका अर्थ कुछ स्पष्ट हो जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है। ये राज्यों के बीच के रिलेशन है। सिर्फ राज्य ही नहीं, और भी मेजर ग्रुप्स हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं, वो रिलेशंस हैं। स्ट्रगल जो नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए नेशनल पावर की आवश्यकता होती है, तो इसलिए पावर प्राप्त करने के लिए वो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब मीनिंग होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, तो इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि इस विषय की या इंटरनेशनल रिलेशन की नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें समझने की बात यह है कि वर्ल्ड सिस्टम को एक जो सबसे पहले समझने की बात है कि ये एक एनार्किकल सिस्टम है। एनार्किकल सिस्टम जो हमने बताया, ऑपरेट्स इन एनार्किकल सिस्टम, यानी कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। एनार्की का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही अव्यवस्था हो और कोई हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहों, जैसा कि एक हॉब्स ने जो चित्रण किया था अपने ह्यूमन नेचर में या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में, उस तरह का भी नहीं है। लेकिन एनार्की को हम यहाँ इस वे में बोलते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो कि देशों के बीच में रूल रेगुलेशन को लागू कर सके। अब आप ये मत समझना कि यूएनओ है, यूएनओ के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि देशों के व्यवहार को रेगुलेट कर सके। कुछ एक समझौते हुए हैं, कुछ एक इंटरनेशनल लॉ भी बोला जाता है, कुछ यूएनओ एक संगठन बना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो रूल रेगुलेशन देशों के बीच में लागू कर सके। कम से कम ताकतवर देशों के तो वो रेगुलेट उनके व्यवहार को करने में बिल्कुल ही सक्षम नहीं है। तो यूएनओ का ये मत समझना कि यूएनओ रेगुलेट कर सकता है या करने की स्थिति में है। तो एक एनार्की सिस्टम है, यहाँ कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई ऐसी सुप्रीम पावर, कोई अथॉरिटी नहीं है जो एक देश को दूसरे देश पर हमला करने से रोक सके, तो एक देश की दूसरे कमज़ोर देश की ताकतवर देश से रक्षा कर सके। ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में फिर क्या है कि देशों को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है, उनको अपने हितों की पूर्ति खुद करनी पड़ती है, अपना सर्वाइव खुद करना पड़ता है, चाहे वो अपनी ताकत बढ़ा के करें, चाहे वो किसी के साथ संधि या गठबंधन में शामिल होकर अपने हितों की या अपने देश की रक्षा करें। तो ये उसको खुद सोचना पड़ता है कि कौन से तरीके से अपने देश की रक्षा कर सकता है। आज यदि भारत और चीन का युद्ध हो जाता है तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो चीन को भारत पर हमला करने से रोक सके, या इस युद्ध में यदि भारत को अपने हितों की रक्षा करनी, अपनी सीमाओं की रक्षा करनी, अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर करना है, तो भारत के पास ताकत होगी तो कर पाएगा, अगर नहीं ताकत होगी तो नहीं कर पाएगा। कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इसको रोक सके। तो यही जैसा भारत के साथ है ऐसा सभी देशों के साथ है। सभी देशों को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है। तो इसलिए सभी देश हमेशा इस भय में रहते हैं कि कभी भी उनके देश पर कोई पड़ोसी देश या दूर का देश हमला कर सकता है। इसलिए सभी देश हमेशा अपनी ताकत बढ़ाने को लगे रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत। टेक्नोलॉजी के रूप में मिसाइलों का टेस्ट होता रहता है, नए नए टैंक बनते रहते हैं, सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, हथियार खरीदते रहते हैं। अपने बजट का एक बहुत बड़ा भाग सभी देश रक्षा बजट पर, जो डिफेंस बजट पर खर्च करते हैं, क्योंकि डिफेंस सबसे ज़रूरी है। जब देश ही नहीं रहेगा तो और प्रोस्पेरिटी का कोई यूज नहीं होगा। तो डिफेंस पर बहुत एक लंबी चौड़ी सेना रखते हैं, हमेशा तैयार, चाहे युद्ध हो चाहे ना हो, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। कोई इसकी एक ऐसी संभावना नहीं है कि युद्ध नहीं होगा या कब होगा, कोई प्रेडिक्शन नहीं होती, लेकिन हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इसलिए देश हमेशा अपनी रक्षा के लिए एक अच्छी खासी सेना रखते हैं। जो इस स्थिति में नहीं है, जो बहुत छोटे देश हैं, तो उनके फिर नेशनल इंटरेस्ट भी कम हो जाते हैं और फिर वो किसी न किसी देश के साथ अपनी संधि कर लेते हैं, सहयोग कर लेते हैं और उस सहयोग से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात इंटरनेशनल रिलेशन की समझने की यही है कि इट ऑपरेट इन एनार्किकल सिस्टम, यानी कि ये अराजकता की स्थिति में ये सिस्टम काम करता है।
तो इसके लिए हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम नेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते तो हम संविधान में क्या प्रावधान है या किसके क्या अधिकार है, हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक सिस्टम है, एक गवर्नमेंट है, एक संविधान बना हुआ है। ऐसे वर्ल्ड लेवल पर कोई संविधान नहीं बना हुआ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई लॉ रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है कि हम उस तरह से संविधान पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि देश एक ऐसी स्थिति में रहते हैं कि जहाँ पर उन पर कभी भी हमला हो सकता है, उनके हितों को कभी भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इसलिए उनको अपने हितों की रक्षा करने के लिए ज़रूरी होता है कि अपनी ताकत बढ़ाएं। पोल्ट्री, ये जो मार्गेंथो की थ्योरी, मार्गेंथो इसी बात पर फोकस करता है कि सभी देश अपने हितों को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाते रहते हैं, और उसके लिए चाहे वो किसी के साथ युद्ध करते, किसी के साथ संधि करते, सहयोग करते, सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने हितों को ऐसी अनार्किकल सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करना। तो एक तो ये इसका नेचर है। दूसरा, इसकी कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। पहली बात तो ये विषय अलग विषय के रूप में बहुत बाद में डेवलप हुआ और अभी भी पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। हमारे देश में भी इसको, जैसा कि आप भी देखते हो, हमारी भी यूनिवर्सिटी में इसको पॉलिटिकल साइंस के एक पार्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। तो पहले जब इसकी शुरुआत हुई तो एक लॉ के पार्ट के रूप में, लॉ का एक पार्ट बना दिया इंटरनेशनल लॉ, या हिस्ट्री का पार्ट बना दिया कि डिप्लोमेटिक हिस्ट्री ऑफ नेशंस। तो पहले हिस्ट्री और लॉ के पार्ट के रूप में डेवलप हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे ये पॉलिटिकल साइंस का विषय माना जाता है। कई जगह इसको इंडिपेंडेंट विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और बाकी जगह इसको पॉलिटिकल साइंस के एक सब पार्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। इसकी डेफिनेशन बदलती रहती है, जैसे हमने देखा कि अलग अलग डेफिनेशन है, वो समय के साथ भी बदलती रहती है, क्योंकि इसके नेचर फिक्स नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में चेंज होते हैं वैसे वैसे इसका नेचर भी चेंज होता रहता है इस विषय का। जब इसका नेचर चेंज हो जाएगा तो इसकी डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले राजनीति जो थी वो यूरोप तक ही सीमित थी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी। वही देश दूसरों पर अपने कब्जे करते थे या साम्राज्य पहनाते थे, जो कॉलोनियलिज्म का दौर था उसमें, तो उन्हीं देशों तक सीमित थी। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इस विषय में रुचि और बढ़ी और देश इन्वॉल्व हुए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर इसका नेचर बहुत ज़्यादा बदल गया। बदलने के बहुत सारे कारण थे, जैसा कि हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वार जो हुआ या डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ, फिर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हुए, कोल्ड वार आया, तो कई वजह से इसका प्रकृति, इसका नेचर बदलता रहता है। इस विषय का जो जो नई नई घटनाएं होती हैं, नई नई चेंज होती हैं। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसए एक सुपर पावर हो गया, तो नई स्थिति आ गई दुनिया में। एक पहले बाइपोलर सिस्टम था, फिर एक देश की जो डोमिनेंस हो गया, जो हेजीमनी हो गई यूएसए की। तो जिस जिस तरह से घटनाएं बदलती रहती हैं उस तरह से इस विषय का भी नेचर बदलता रहता है, जिसकी वजह से इसकी कोई भी सिंगल डेफिनेशन नहीं बन पाती। दूसरा, हमने बता दिया कि एनार्किकल सिस्टम में, यानी कि अराजकता की स्थिति में काम करता है। सभी देश उसी के आधार पर अपने संबंध निर्धारित करते हैं। फिर एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ये एक विषय तक संभव नहीं। जैसे हमने इंटरनेशनल रिलेशन नाम आ गया, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता तो इसको पॉलिटिक्स से तक सीमित रहता। तो इसमें लॉ की बात भी आती है, इंटरनेशनल लॉ की बात आती है। हिस्ट्री, यानी कि देशों की जो पुरानी हिस्ट्री, आपस में संबंधों की क्या रही है, कैसे कैसे उनमें लड़ाई झगड़े होते रहे हैं या सहयोग होता रहा है, उसकी बात है। इकोनॉमिक संबंध बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं आजकल इंटरनेशनल रिलेशन में। सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल रिलेशन को यदि कोई टक्कर देते तो इकोनॉमिक रिलेशन देते। आज देश इकोनॉमिक रिलेशंस पर, यानी कि व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने पर ज़्यादा उनका जोर रहता है। आर्थिक संधियाँ होती हैं, आर्थिक संगठन बहुत ज़्यादा बन गए हैं। जैसे WTO एक महत्वपूर्ण संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड बैंक है, IBRD, कई तरह के जो आर्थिक संगठन बन गए हैं। और भी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं उनका मुख्य फोकस क्या है, किस चीज़ पर होता है, इकोनॉमिक रिलेशंस को डेवलप करना। तो इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इकोनॉमिक्स की भी बात आती है, लॉ की भी बात आती है, हिस्ट्री की भी बात आती है, सोसाइटी की भी बात आती है, क्योंकि सोसाइटी भी आपस में लिंक होती हैं एक दूसरे देश से।
और ग्लोबलाइजेशन की वजह से सभी देशों में आपस में सिर्फ पॉलिटिकल यानी कि सरकारी नज़दीक नहीं बल्कि सोसाइटी भी एक दूसरे के क्लोज आई है इसमें। तो एक तो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में इस विषय की नेचर बनती है। दूसरा है इसका जो महत्वपूर्ण जो जिस चीज़ पर फोकस रहता है, जो जिस चीज़ को इसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है वो है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट का रोल सबसे ज़्यादा है। अगर सब जगह सहयोग हो देशों में तो भी इस विषय का इतना विकास नहीं होता। ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है सभी देशों में। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट जो अलग अलग चीज़ें, डिस्प्यूट होते हैं किसी चीज़ पर, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर या क्षेत्र पर उनका विवाद होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है हितों को लेकर, हमेशा रहता है कि मैं ज़्यादा अपने हित पूरा कर लूँ या मैं ज़्यादा इसमें मुनाफा मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए, वो कहता है मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए। तो हमेशा ये जो कॉन्फ्लिक्ट देशों के बीच में रहता है ये हमेशा रहता है और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही देशों में डिस्प्यूट होते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोऑपरेशन भी होता है, क्योंकि जब अपने हितों को एक देश पूरा नहीं कर पाता तो 2 या 3 देश मिलकर या कई देश मिलकर अपना ग्रुप बनाते हैं। जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट इन्होंने चलाया, या नियो के लिए इकट्ठे हुए, या फिर जैसे आसियान के देश, जो साउथ ईस्ट एशिया के देश, उन्होंने अपना संगठन बनाया अपने हितों की पूर्ति के लिए। यूरोप के देशों ने अपनी यूरोपियन यूनियन बनाई। तो जो कन्फ्लिक्ट उनके जो एशियाई देशों के साथ कन्फ्लिक्ट थे उनमें अपना ज़्यादा फायदा लेने के लिए, तो इस तरह से कन्फ्लिक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, और ये डिस्प्यूट्स से अलग होते हैं, इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक फिर है इंटरेक्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसीज़। इसमें सभी देश इंटरनेशनल लेवल पर अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हमेशा एक फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं, और इसके लिए बाकायदा एक फॉरेन मिनिस्ट्री होती है। दूसरे देशों में अपने दूतावास या एम्बेसी एस्टैब्लिश की जाती हैं, उनके माध्यम से सूचना इकट्ठी की जाती हैं, उनके माध्यम से दूसरे देशों से लिंक बना कर रखा जाता है। तो इंटरेक्शन जो है फॉरेन पॉलिसी में, जो इंटरेक्शन है वो इंटरनेशनल रिलेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसमें फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में। एक फिर इसकी प्रकृति के बारे में एक बात है कि इसको पढ़ने के लिए बहुत अलग अलग अप्रोच है, विभिन्न थ्योरीज डेवलप हुई हैं, अलग अलग अप्रोच डेवलप हुई हैं, जो हम अगली यूनिट्स में पढ़ेंगे भी। इसमें आइडियलिस्ट अप्रोच है, मैंने बताया था, रियलिस्ट अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है और मार्क्सिस्ट अप्रोच है। ये अलग अलग अप्रोच है, यानी कि इनको किस तरीके से पढ़ा जाए, वो किस तरीके से इस विषय को समझ सकते हैं, पूरा एनालिसिस, पूरा विश्लेषण हम इसका कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये और एक इसकी प्रकृति ये ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि इसमें वर्णन किया जाता है घटनाओं का कि कैसे कैसे घटनाएं घटी, वर्ल्ड वार हुआ या आर्मामेंट हुआ या डिसआर्मामेंट हुआ, कैसे कैसे घटनाएं घटी। तो इसकी नेचर जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। हालांकि जब हम देखें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शब्द यूज करते हैं उसकी नेचर एनालिटिकल ज़्यादा है, विश्लेषणात्मक ज़्यादा है, और इसकी वर्णनात्मक ज़्यादा है कि वर्णन घटनाओं का किया जाता है। तो ये इसके हैं, इससे पता लगता है कि हमारा विषय कैसा है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है, एनार्किकल सिस्टम में काम करता है, कन्फ्लिक्ट इसमें रहते हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ का अध्ययन किया जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी हमारी इसकी सब्जेक्ट अप्रोच है, और इसकी पढ़ने की अलग अलग अप्रोच हैं जो कि हम देखेंगे। फिर हमारा जो हमने जो नेचर की बात की ये फिक्स नहीं है, इसका नेचर हमेशा बदलता रहता है, चेंजिंग नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि इसके रिलेशंस के जो नेचर जो है वो बदलता रहता है। मैंने कहा था कई वजह हैं, जैसे वर्ल्ड वार की वजह से, डीकोलोनाइजेशन की वजह से, कोल्ड वार की वजह से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, न्यूक्लियर वेपन्स हुए, इस तरह की कुछ घटनाएं हैं। डीकोलोनाइजेशन का मतलब है कि उपनिवेशीकरण, यानी कि जो देश गुलाम थे वो धीरे धीरे 50 और 60 के दशक में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के सैकड़ों देश आज़ाद हुए थे, जो पहले साम्राज्य का हिस्सा थे यूरोपीय देशों के, जो कि कॉलोनियल पावर थी। कोल्ड वार जो शुरू हुआ, देशों के बीच में 2 गुट बन गए, एक सोवियत ब्लॉक और एक जो अमेरिकन ब्लॉक थे, इसको वेस्टर्न ब्लॉक के नाम से जानते। इसकी लीडरशिप यूएसए ने की थी,
और ये सेकेंड वर्ल्ड वार से लेकर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन तक यानी कि 1990 तक ये कोल्ड वार की स्थिति रही थी। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, सिर्फ वेपन्स के मामले में भी नहीं, कम्युनिकेशन के मामले में, इंडस्ट्रीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। उस टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से रिलेशंस में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। एक तो देश आपस में बहुत नज़दीक आ गए एक दूसरे को जिसको कहते हैं ग्लोबल विलेज बन गया, पूरी दुनिया गांव की तरह बन गई, सिमट गई है। यानी कि एक देश की घटना का असर दूसरे देश की घटना दूसरे देश पर भी पड़ता है। एक देश की सूचना हमें तुरंत इंटरनेट के माध्यम से अगले मिनट में अमेरिका में कोई घटना घटती है, कोई आंदोलन होता है, कोई चुनाव होते हैं, तो अगले पल ही हमें भी उसका पता चलता है और हम उसमें इंटरेस्ट भी लेते भी कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि उनकी घटनाओं का हमारे ऊपर भी असर पड़ता है। जैसे देखते हैं कि अब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उसमें हमारी रुचि है, क्योंकि उसके राष्ट्रपति कौन बनता है, उस राष्ट्रपति का क्या नज़रिया है हमारे देश के प्रति, तो हमारे देश के संबंधों पर उसका असर पड़ेगा। तो इस तरह से ये विषय जैसे जैसे इसकी प्रकृति बदलती रहती है, विश्व में घटनाएं घटती रहती हैं, नई नई घटनाएं, नए नए डेवलपमेंट होते रहते हैं, वैसे वैसे इस विषय की हमारी प्रकृति भी बदलती रहती है। तो ये बात थी हमारी नेचर की, इसके मीनिंग और नेचर के बारे में। इसका स्कोप जिसको हम बोलेंगे कि इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, ये हम अपनी अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।